बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मुख्तरम, गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा जिसमें मैं पाकिस्तान और चाइना का तकाबली जायज़ा दूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस तकाबले की तरफ जाऊँ, बेहतर है कि हम चाइना के निज़ाम हुकूमत को, वहाँ के मामलात को, वहाँ की लीडरशिप को, वहाँ की आज़ादी की तहरीक को, वहाँ की इंडिपेंडेंस को स्टडी करें। हज़रात वज़ीर वक़ार 1885 के करीब चाइना के जो मौजूदा इनकलाबी रहनुमा हैं, जदीद चीन के बानी माओ ज़ेडुंग पैदा हुए और वो गालिबन सीसीपी जो है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो बहुत अरसे के बाद उसके वो हेड बने। उससे पहले उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की और बहुत ज़्यादा आज़ादी के लिए उन्होंने जद्दोजहद की दूसरे रहनुमाओं के साथ। और बैरूनी तसल्लुत, जैपनीज़ तसल्लुत के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत जद्दोजहद की है। एट लास्ट 1949 में जब माओ ज़ेडुंग आखिरकार कामयाब हुए और पूरे चीन पर उनका कंट्रोल हुआ, तो उन्होंने चाइनीज़ जदीद चीन की बुनियाद रखी और उन्होंने अपना स्लोगन दिया, सर्व द नेशन। माओ ज़ेडुंग बहुत इनकलाबी आदमी था और पढ़ा लिखा भी था। तो हज़रात ज़ी वक़ार उसने चाइनीज़ रेवोल्यूशन की जो पहली कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें अपने वज़ीरों और मुशीरों से कहा कि आज आपने खुल के मुझे बताना है, सॉट एनालिसिस करना है कि चाइनीज़ कौम के पास खूबियाँ क्या है और ख़ामियाँ क्या है। मैं कौम को उस जगह पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ तरक्की हो। तो मुख्तलिफ़ वज़रा ने मुख्तलिफ़ किस्म की उनको अपनी रिपोर्ट्स पेश की। जब अब बारी आई चाइना की आबादी के वज़ीर की, तो उसने कहा कि माय लीडर, बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं, मगर दुनिया का ये तसव्वुर है कि जिस मुल्क की आबादी ज़्यादा हो वो कौम तरक्की नहीं करती। तो चाइना इस वक़्त 500 मिलियन की आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड मुल्क है। तो लिहाज़ा हम किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, लीडर और रहनुमा की सोच देखिए। माओ ने कहा कि मुझे ये बताओ कि चाइना के जितने लोग हैं उनकी 2 आँखें, 2 कान और 2 हाथ और 2 पाँव सलामत हैं। तो उसने अपना सर हाँ में हिलाया कि यस सर, ऑल द पीपल्स आर फिज़िकली फिट। तो माओ ने कहा कि फिर मैं इनको इस्तेमाल करूँगा, लेट गिव द टाइम टू यूज़ देम, कि मुझे कुछ वक्त दो कि मैं इनको इस्तेमाल करूँ, मैं इनको इस्तेमाल में लाऊँ। इसी फ़िक्र के साथ उसने सबसे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का अहया किया। लेकिन बहुत ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी वो लोग ज़राअत में बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि स्किल्ड वर्कर नहीं थे। आखिरकार नाकामियों के बाद माओ ने बहुत सख्त मतलब सख्त किस्म की पाबंदियाँ लगा दी। ये जो आम बातें मशहूर हैं कि चाइना में उन्होंने चिड़िया को मार दिया था, ये उसी दौर के वाक़यात हैं कि जब उन्होंने इन डिटेल डेप्थ देखा कि हमारी पर एकड़ जो क्रॉप्स हैं वो बढ़ नहीं रही हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रही है, यील्ड नहीं बढ़ रही है। तो उन्होंने फिर ये स्टेप्स लिए कि ये जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले परिंदे हैं उनको उनका तदारक किया। तो उसके बावजूद भी फसल ना बढ़ी। तो फिर माओ ने क्या किया कि सारी की सारी स्टेट लैंड, सारी प्राइवेट लैंड को स्टेट ओन कर दिया और सरकारी फार्म हाउस बनाए। तो उस तरीके से उसने उसको चलाने की कोशिश की। मैं इसलिए ये सारी डिटेल बातें आपको बता रहा हूँ कि कौम को आगे ले जाना कोई वन डे सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत जद्दोजहद दरकार होती है, बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा नाकामियाँ होती हैं, फिर कौमें आगे बढ़ती हैं। लेकिन असल बात ये है कि लीडर की और कौम की ये विश हो कि हमने तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है, हमने खुद इन्हिसारी पे जाना है। तो देखिएगा कि बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात हो गई इस वजह से कि माओ ज़ेतुंग की जो ज़राअत से मुतल्लिक़ पॉलिसीज़ थी वो नाकाम हो गईं। कहते हैं कि कोई 3 करोड़ से ज़्यादा लोग उस दौर में चाइना में भूख की वजह से मारे गए। उसके बाद माओ ज़ेतुंग ने बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाया और उसने अपना एक एनालिसिस करवाया। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत से ऐसे जो इंसान दोस्त परिंदे होते हैं उनको भी, फसलों के जो मतलब कह लें कि अच्छे परिंदे और ऐसी कुछ हार्मफुल चीज़ें नहीं होती हैं जो फसलों को के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, वो भी आपने मार दिए थे अपने केमिकल्स के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से। उसने फिर उसने रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू किया। तो मतलब देखिए कि कितनी मुश्किल के बाद चाइना ने एक काम शुरू किया और एट द सेम टाइम उसने रियलाइज़ किया कि सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे मेहनत करके ही हम जो कामयाब नहीं हो सकते हैं। फिर उसने इंडस्ट्री पे काम करना साथ शुरू किया। देखिए, हमारे जो महबूब कायद थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने आज़ादी के बाद हमें क्या कहा था कि आज हम में से ना कोई सिंधी, ना पंजाबी, ना कश्मीरी, ना बंगाली, ना बलोची, हम सब पाकिस्तानी हैं। उसने फिर कल्चरल प्रोग्राम शुरू किया।
गो के उसका कल्चरल प्रोग्राम जो है वो मुख्तलिफ हवालों से बड़ा वो कहते हैं कि ज़ालिमाना था। वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया और जो लोग उसके मुखालिफिन थे उसको उठाया गया। मतलब इस डिटेल में जाने का मकसद ये है कि जदीद दौर जो जदीद चीन है वो यहाँ तक पहुँचने में उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। एट द लास्ट जो माओ तुंग था वो फौत हो गया। लेकिन देखने की बात यह है कि उसने कितनी मेहनत से अपनी कौम को एक मुल्क की आज़ादी दिलवाई, उसके बाद उसने कितनी स्ट्रगल की। और उसके बाद इस दौर के ख़ात्मे के बाद जो दूसरा शख्स चाइना में आया, निज़ाम की तसलसल देखिए, वो था डिंग ज़ोपिंग, ये उनका प्रेसिडेंट था। उसने फ़ील किया कि क्यों ना हो कि हम ऐसा करें कि हम लोग जो हमारे किसान हैं हम उनसे कहें कि जो आपकी पर हेक्टर हमने जो मिकदार मुकर्रर की है अगर वो आप पूरी कर दें गवर्नमेंट को तो उससे ज़ायद जो वो आप मार्केट में बेच सकते हैं। इससे पहले निज़ाम ये था कि लोग जो भी फसलें होती थी वो सारी की सारी क्रॉप कल्टीवेट करने के बाद और उनको मतलब काटने के बाद गवर्नमेंट को जमा करवाते थे और सरकारी जगहों पे खाना खाते थे। ये उनका कम्युनिज़्म का निज़ाम था जो उसने चाइनीज़ से सॉरी अपना रशियन से, लेनिन से और कार्ल मार्क्स से उन्होंने अख़ज़ किया हुआ था। अब इस सारी स्टोरी के बाद ये वो शख्स था डेंग ज़ोपिंग जिसने चाइना को जदीद चीन को ऐसे उठाया कि आज चीन दुनिया में तरक्की की मिराज पर है और अनचैलेंजेबल है, अनकाउंटेबल है। इस शख्स ने क्या किया कि इस शख्स ने चाइना की मईशत को लिबरलाइज किया, लोगों के लिए दरवाजे खोले। ये मैकडोनल्ड, ये केएफसी पहले चाइना में बिल्कुल बैन थे, बाहर का कोई शख्स वहाँ कारोबार नहीं कर सकता था। इसने फील किया कि हमारे मुल्क की इतनी ज़्यादा 500 मिलियन प्लस आबादी है, तो क्यों ना हम इसको एज अ स्ट्रेंथ इस्तेमाल करें, इसको एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करें। इसने दुनिया को मोटिवेट किया कि आप हमारे मुल्क में फैक्ट्रीज लगाएं, हम आपको सस्ती लेबर फ्राहम करते हैं। और उसमें फिर आप देखिए दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स और जैपनीज़ कंपनीज़ और अमेरिकन इवन कंपनीज़ ने और वहाँ आके तो उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का उसने वादा किया। एट द सेम टाइम जब उन लोगों ने अपने प्लांट्स लगा लिए तो चाइनीज़ ने क्या किया कि वही चीज़ें जो वो उन फैक्ट्रियों में बनाते थे एट द सेम टाइम उन्होंने रेप्लिका के तौर पर लो कास्ट वही चीज़ें वही प्रोडक्ट्स दुनिया में बेचना शुरू कर दी जो लो कास्ट लो परचेजिंग पावर वाले लोग थे, जैसे अमेरिकन थे, जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेश, एशियंस थे। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो माल बिकता, जो अमेरिका में, स्कैंडिनेविया में बिकता, वो तो महंगा बिकता था। अब चाइनीज़ ने क्या किया कि यही माल सस्ती और रेप्लिका और उसकी लो क्वालिटी बना के बेचना शुरू किया और इससे उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। एट द एंड उसने दो हॉरिजन्स कायम किए, एक महंगी मालियत के माल और एक सस्ती मालियत के माल। तो अब देखिए चाइना जदीद दौर में किस तरीके से आगे बढ़ गया। इसके बाद चाइना ने ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से उन ममालिक में जो भी इंडस्ट्री बची खची थी उसको भी अट्रैक्ट कर लिया। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो चाइनाज़ के अंदर मौजूद हैं और एट द सेम टाइम चाइना ने टेक्नोलॉजी में बहुत काम करना शुरू किया और बड़े बड़े सेक्टर्स जो थे उनमें उसने बहुत काम किया। अब देखिए शिंगजू एक इलाका सूबा है चाइना का, उसमें उसने इतनी ज़्यादा, उसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, उसने इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाई कि सिर्फ एक सूबे में 60,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए थे। इसके बाद चाइना ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का कॉन्सेप्ट दिया। एट द सेम टाइम मैं ब्रीफ कर दूं कि हमारे मुल्क में 8 या 10 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है और एक भी कोई ऑपरेशनल नहीं है। तो आप अपने मुल्क का चाइना जैसे मुल्क के साथ मुआवजा करने की सोचेंगे, इसको मैं एक अलहदा से पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के हवाले से और इसमें क्या सजेशन हो सकते हैं उसको मैं अलहदा से एक वीडियो में इंशाल्लाह ताला समेटूंगा। और ये चाइनीज़ तरक्की के जो मैंने आपको एक डिटेल बात की है, क्योंकि हम लोग जनरली एज अ नेशन जगह जगह बैठे चाइना की मिसालें देते हैं, जी वहाँ करप्शन पर इतनी सज़ा है, वहाँ ऐसे है, वहाँ ऐसे है। बट वी हैव टू एग्जामिन द हिस्ट्री ऑफ चाइनीज़ पीपल कि उन्होंने आज तक पहुंचने में कितना सफ़र किया और कितने सारे लोगों को रास्ते से हटाया। बिकॉज यू नो कि कौम की ज़िंदगी में फ़र्द वाहद का कोई किरदार और कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कौम एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का नाम है और कौम के लिए एक फ़र्द वाहद को कुर्बान किया जा सकता है ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो इससे, और कौम की डिग्निटी और ऑनर जो है वो प्राइम कंसर्न रखता है। मतलब हमारे जैसे मुल्क में इंडिविजुअल कौम को लिए इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए चाइना ने इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन के बाद ये जो वन बेल्ट वन रोड जो मनसूबा है ये शुरू किया, ये दुनिया के 28 ममालिक से गुजरेगा। अब इसके अलावा चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया है कि दुनिया के वो ममालिक जहाँ
इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, एनर्जी सेक्टर है, तो उन्होंने बड़े बड़े रॉ मटेरियल के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करके परचेज कर लिए हैं, बाय कर लिए हैं, बिकॉज दे हैविंग द विजन टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री। और दुनिया को बहुत आगे ले जाना चाहता है चीन अपने मुल्क को, और बड़े बड़े मुआहदों के साथ वो रॉ मटेरियल को बुक करता जा रहा है। अभी लास्टली मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसने अपने मुल्क में माइनिंग में पाबंदी लगा दी है, और पाकिस्तान से जितनी भी ये ग्रेनाइट वगैरह की माइनिंग्स हो रही है वो चाइनीज़ उसको होलसेल बल्क में लेके अपने मुल्क में ले जाते हैं, वहाँ जाके इसको रिप्रोसेस करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी वीडियो जिसका मैं एक छोटा सा आपको हिस्सा बताया, और इससे बहुत ज़्यादा डायमेंशंस और भी हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी की जा सकती है, बिकॉज वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मवाद चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखने का मकसद ये था कि चाइना दौरे जदीद में कैसे दाखिल हुआ, क्या हिस्टोरिकल उनका पर्सपेक्टिव है, और आज वो कहाँ खड़ा है, और आज दुनिया का कोई मुल्क उसको चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज द नेशन इज़ रेडी फॉर डेवलपमेंट। तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, उसकी वीकनेसेस को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को उठाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान के माशी हालात को। बहुत शुक्रिया, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।